ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक कुमार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय पर आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है उसको हम लोग ऐसे नाम से बोलते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत। परंतु इसका पूरा जो नाम है बाल विकास के टर्म में, उसको कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है उसका जो है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट। पियाजे के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। जीन पियाजे जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे और वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ पे देश का नाम ध्यान में रखिएगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और वो एक मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक पक्ष पे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले जीन पियाजे पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे संज्ञान का मतलब, संज्ञानात्मक जो है इसमें संज्ञान का मतलब समझना जरूरी है। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी प्राणी का वह अस्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है वैसा विकास जो कोई प्राणी अपने अंदर अस्थायी रूप से वह ज्ञान लाए, और वो ज्ञान किस प्रकार लाए, तो वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता हो। वातावरण या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण किया हुआ वह अस्थायी ज्ञान संज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इस एक वर्ड का मतलब समझने के बाद अब आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा कि इसमें जब भी संज्ञानात्मक बात की विकास की बात होगी तो वो हमेशा वातावरण या बाह्य जगत जो उसके आसपास के जगत हैं उसके माध्यम से जो बच्चा सीख रहा है वही उसका संज्ञानात्मक ज्ञान होगा। ठीक है, अब संज्ञान के अंतर्गत आता क्या क्या, किस प्रकार का ज्ञान। तो संज्ञानात्मक के अंदर, संज्ञान के अंदर हम लोग बेसिकली ध्यान केंद्रित करना, स्मरण करना, चिंतन करना, कल्पना करना, वर्गीकरण करना, समस्या समाधान के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है, किसी भी विचार का निर्माण कैसे होगा, उसके विचार का निर्माण अपने दिमाग में होना, ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं यह जो है संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, संज्ञानात्मक के अंदर हम लोग हमेशा वातावरण और बाह्य जगत के माध्यम से जानकारी, ज्ञान अर्जित करते हैं। अब बाह्य जगत या वातावरण से हम लोग कैसे, क्या, इसको थोड़ा सा लिंक करके देखते हैं। किसी भी चीज़ को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे हमने अपने रूम में या अपने आसपास के चीज़ को जो देखा तो उसको हम लोग के एक तरह से हम लोग के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है, वो हमारे स्मरण के अंदर आ जाता है। फिर उसके बारे में कभी हमको अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम अपने दिमाग पे जोर डाल के चिंतन करते हैं, फिर हमें वो सब याद आता है कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था। हम अपने आसपास की चीज़ों को देख करके और कल्पना भी कर सकते हैं, उससे अधिगम भी होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, वर्गीकरण देखने को मिलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, हाँ ये चीज़ ऐसा है, सजीव है तो चलता है, निर्जीव है तो नहीं चलता है, ग्रोथ है नहीं है। इस सब टाइप की चीज़ें जो है वो हम लोग संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था, इस कारण से इनको जो है विकासात्मक डेवलपमेंट साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, विकास करने वाला जो मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। ठीक है, ये तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बात करते हैं, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी बच्चे का जो बचपन होता है वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आपको एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि बच्चे में विकास का प्रारंभ जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू हो जाता है। वो जन्म लेने से पहले ही उसमें विकास की प्रक्रिया चालू हो चुकी होती है और यह गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है विकासात्मक में। तो ये कहाँ से कहाँ, बचपन तो है ही, लेकिन ये गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के बीच का ये पूरा विकास का सिद्धांत होता है। ठीक है, और विकास तो ये हो गया। अब संज्ञान विकास जो है, किसी के भी अंदर विकास डेवलपमेंट गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है, लेकिन उसमें संज्ञानात्मक विकास जो है वो शैशव अवस्था से शुरू होता है, यानी वो जब जन्म लेता है तब से शुरू होता है। तो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसका विकास मतलब हर तरह का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये विकास जो होता है वो उसके गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है, परंतु उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बालक की बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा करके डाल दिया जाता है कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये किनका कथन है, किनका सिद्धांत है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में ये बात कही गई है कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक जो है भारत में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने, वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को जो वास्तविकता के बारे में खोज करने की शक्ति या उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करने की शक्ति बालक के परिपक्वता स्तर पर और ना ही उसके अनुभवों पर निर्भर करती है। ये उसके परिपक्व होने पे या उसके अनुभव पे निर्भर नहीं करता है किसी भी चीज़ के वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करना या खोजने की शक्ति, बल्कि ये दोनों के अंतःक्रिया यानी उसकी परिपक्वता और उसके अनुभव दोनों का जब हम लोग मिला करके अंतःक्रिया करेंगे तो उसके द्वारा उसका चिंतन करने का शक्ति, खोज करने का शक्ति निर्धारित होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। जीन पियाजे ने पूरे लाइफ के स्टेज को 4 भागों में विभाजित किया है संज्ञानात्मक विकास के आधार पे। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ये 2 से 7 वर्ष की उम्र तक चलता है। तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की आयु में चलता है, इसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और आखिरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक चलता है, इसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चारों अवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है उसमें बच्चे के अंदर कौन सा विकास होता है, कैसे विकास होता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष के आयु के बीच होती है। इसी को हम लोग जो है सेंसरी मोटर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि ज्ञानेंद्रियां क्या, आँख, नाक, कान वगैरह से देखना, सूंघना, सुनना, ये सब चीज़ सीखता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो उसका आँख भी देखने की स्थिति में नहीं होता है, उसको कोई आवाज़ भी नहीं, ये ज्ञानेंद्रियां उसकी काम नहीं कर रही होती है प्रॉपरली, वो धीरे धीरे उसमें विकास होता है। तो ये जो हमारा सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था है 0 से 2 साल वाला, इसमें सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, तो वो होगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसी को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ये 0 से 2 वर्ष के बीच का अवस्था होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इस इंद्रिय जनित अवस्था में क्या क्या होता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। किसी भी चीज़ को देख कर किसी वस्तु के को पकड़ के इधर से उधर रखना, उसको उठाना, हिलाना डुलाना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करने का गुण उसमें आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण।
कब? तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही। देखते हैं ना, बच्चा गुड़कना शुरू करेगा, कोई चीज़ को ठेलता है, कोई चीज़ को उठाएगा, उसको उठा करके इधर से उधर रखेगा, उधर से इधर रखेगा। और एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है संवेदी गामक अवस्था में, कि भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। वो अपना भूख जब लगता है उसको, तो वो स्थिति को रोक कर व्यक्त करता है। तो ये सारे पॉइंट हमको इसमें याद रखना है। उंगली को मुंह में डाल करके चूसेगा, वस्तु को इधर उधर हिलाएगा, कोई भी वस्तु को उठा करके वो हमेशा सबसे पहले मुंह में ही उसको लेने का कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा ये सारा चीज़ संवेदी गामक अवस्था में। 0 से 2, एकदम सोचिए कि 0 से 2 साल के बच्चा जो होगा वो क्या कर सकेगा। सबसे पहले तो सुनना, देखना सीखेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, किसी भी वस्तु के साथ खेलना सीखता है, उसको हिलाना डुलाना, उठाना, इधर से उधर रखना, उसको मुंह में ले करके चूसना। और क्या करता है, भूख लगने की स्थिति में रो करके बताना। ठीक है। और जिस वस्तु को बालक देखता है उसी का अस्तित्व होता है, मतलब जिस चीज़ को देखता है वही वस्तु उसके दिमाग में रहता है, बाकी चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता है। यह है हमारा पहला संवेदी गामक अवस्था यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की अवस्था तक चलता है, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था से पहले की अवस्था यानी किसी भी ऑपरेशनल स्टेज से पहले की अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। यह जो है 2 से 7 वर्ष तक की आयु का अवस्था होता है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, वो भाषा के बारे में उसको हल्का फुल्का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद समाजीकरण तथा आत्मकेंद्रिता के गुण का विकास होता है। नकल करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। ये सारा चीज़ में क्या होता है, वो जो देखता है वही सीखता है, नकल करने का कोशिश करता है। शब्द का थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है, वस्तु के बारे में समझने लगता है, चिन्ह के साथ प्रतीक के साथ अंतर स्पष्ट करता है, खिलौने के साथ खेलने लगता है, खिलौने को पहचानने लगता है। इस कारण से इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम लोग खिलौने की आयु भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा खिलौने से खेलना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है, उसमें थोड़ी समझ आ जाती है कि कोई खिलौना अगर उसको गाड़ी दिए है तो वो चलेगा, तो उसको ऐसे चलाना शुरू करता है, बॉल है तो उसको फेंकना शुरू करता है। तो यानी उसमें इन सब चीज़ों को, वस्तु को पहचानने का समझ आ जाता है। उसका क्या उपयोग है, एक बार अगर उस बच्चे के सामने हम लोग बॉल को ऐसे फेंक करके दिखा दें तो वो उसका नकल करके तुरंत उस बॉल को फेंक करके खेलना शुरू कर देता है। कोई अगर रिमोट कंट्रोल कार ला करके देते हैं, उसको एक बार चला के दिखा देते हैं, तो बच्चे उसको नकल करके वो भी चलाना सीख जाते हैं। तो इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति, वस्तु को समझने की, पहचानने की शक्ति, भाषाईकरण, ये सारा चीज़ वस्तु के बारे में किसी चिन्ह या प्रतीक से बताना, ये सारा स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, और इसको हम लोग खिलौने की आयु वाली अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। इसमें याद रखना है कि भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, वो हल्का फुल्का बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे अवस्था के बारे में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और इसको हम लोग मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यहाँ संक्रियात्मक यानी चिंतन करने, ऑपरेशनल से पहले क्या था, यहाँ संक्रियात्मक की बात करें। मूर्त रूप से चिंतन करने की अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानना, उसमें विविधीकरण करना तथा वर्गीकरण करने की क्षमता। याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक में सिर्फ वो वस्तु को पहचानता है, इसमें पहचानने के साथ साथ विविधीकरण, क्या अंतर है वो करना, उसका वर्गीकरण करना है कि हाँ ये कलम है, ये कॉपी है, ये पेन है, ये पेंसिल है, तो पेन को पेन के साथ रखो, कॉपी को कॉपी के साथ रखो, उसको छांट के अलग करो। ये सारे वर्गीकरण की क्षमता उसमें विकसित हो चुकी होती है। इसी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे दिन, तारीख, महीना, समय आदि बताने के योग्य हो जाते हैं। उनको इतनी समझ हो जाती है कि आज कौन सा दिन है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, क्या समय हुआ है। ये सारी डेवलपमेंट जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होती है। ठीक है। इसी अवस्था में बालक का सही अनुपात का अंतर, भार, क्रम आदि को, किसी भी चीज़ का वजन को पकड़ना, उसका क्या क्रम है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, क्या वस्तु अनुपात में अंतर है, बड़ा छोटा, हल्का भारी, ज़्यादा कम, इन सब तरह का जो ज्ञान होता है, अनुपात वाला, अंतर वाला, आकार वाला, भार वाला, क्या क्रम है, आरोही अवरोही, ये सारा चीज़ जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समझने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है। इसी में बालक तर्क संगत भी हो जाता है। तर्क संगत होना, क्रमबद्ध होना, ये सारा चीज़ की शुरू हो जाता है उसके अंदर, ये सारी योग्यताएं। ठीक है। और भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का विकास भी मूर्त संक्रियात्मक
पहले था क्या कि भाषा का विकास, पूर्व संक्रियात्मक में था भाषा का विकास प्रारंभ होता है, परंतु इस अवस्था में आकर भाषा के साथ साथ संप्रेषण की योग्यता का भी विकास हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के साथ साथ उसको अभिव्यक्त करना, उसको बोलना, उसके बारे में बताने की योग्यता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था के अंदर ही बच्चों में डेवलप होता है। और हम लोग आखिरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, इसको दोनों एक ही ऑप्शन लिखा गया, मूर्त संक्रियात्मक, ये अमूर्त संक्रियात्मक होगा। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में किशोर जो बच्चे होते हैं वह किसी भी चीज़ को देखने के साथ साथ, बिना देखे भी, मूर्त रूप में देखने के साथ साथ, मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन के योग्य भी हो जाते हैं। मूर्त और अमूर्त का मतलब पता है, किसी भी चीज़ को देख करके ज्ञान अर्जन करना मूर्त, और बिना देखे उसको करना अमूर्त कहलाता है। तो उसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था भी चिंतन की अवस्था होती है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इसलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तार्किक तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में मानसिक योग्यता, जो उसके मेंटली जो एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी, किसी भी चीज़ को सीखना करने की जो योग्यता होती है, दिमाग से किसी काम को करने की जो योग्यता होती है, उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। याद रखिएगा, 11 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था में जो है, उसके अंदर पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को सोचने समझने की योग्यता का विकास हो चुका होता है। किसी भी चीज़ को निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो चुका होता है कि या क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, इन सब तरह की चीज़ों का भी विकास हो चुका होता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। ठीक है, अमूर्त में मतलब क्या है? वो उस चीज़ को देख नहीं रहा है, फिर भी कोई भी दो तरह का डेवलपमेंट होता है। एक किसी चीज़ को देख करके सीखना, एक किसी चीज़ को बिना देखे सीखना। तो ये बिना देखे सीखना वाला जो है अमूर्त है। किसी चीज़ को बिना देखे उसके बारे में चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कोई निर्णय लेंगे, किसी चीज़ को स्मरण में करेंगे, मनन करेंगे, ये सारे अमूर्त चिंतन है। और ये सारा डेवलपमेंट उसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये 4 स्टेज था, इसमें 4 अवस्था, ये चारों अवस्था के बारे में हमने बात किया। अब हम आपको कुछ उपयोग बताते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, इसको कैसे हम लोग अपने टीचर के तौर पे, इसको कैसे हम लोग अपने अंदर यूज कर सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसी भी शिक्षक को अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रख के उनकी समस्या को विद्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहिए। हम अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ना देखकर एक बच्चे के रूप में देखें, बच्चे के स्थान पर रख करके उस नज़रिए से समस्या को समाधान करने के लिए काम करें। इसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण आदि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की तरफ प्रश्न उत्तर पूछना, उसी के लेवल में बच्चा कुछ बता रहा है तो उससे प्रश्न पूछना, निरीक्षण करना कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, साक्षात्कार करना, ये सारी चीज़ों के द्वारा हम उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें यह चाहिए कि कोई भी बच्चा स्वयं सीखने के लिए काम करे, उसको खुद से सीखने देना चाहिए, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं संचालित करना चाहिए। एक बच्चे को सीखने का पूरा मौका देना चाहिए। बालक अपने आप का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने के निर्माण का अलग ढंग होता है। उन्हें हम सुविधाएं दे दें सिर्फ, और उन्हें खुद से सीखने का अवसर देना चाहिए। और छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा ना, उसका ज्ञान उतना ही अधिक अस्थायी भी होगा और स्पष्ट भी होगा। किसी भी चीज़ को, ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल जानना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, छात्र को जितना अधिक करके सीखने का मौका देंगे, वो उतना ही अच्छे से सीखेगा और उतना ही अस्थायी रूप से सीखेगा, और वो उसके लिए उतना ही स्पष्ट होगा। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक शिक्षक के रूप में जो है काम कर सकते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत को अपने शैक्षणिक विधि में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर पूछें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर एक तरह से आप लोगों के डाउट को दूर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।